नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीबी जी राम जी बिल का उद्देश्य स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि यह नया अधिनियम मनरेगा का नाम बदलना नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति को पुनर्गठित करना है और इस योजना के तहत ग्रामीण इकाइयां मजबूत होंगी और एक ग्राम केंद्रीय योजना बनेगी। ग्रामीण परिवार अब 100 दिन की बजाय 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार प्राप्त करेंगे। यदि 15 दिन में काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान होगा। वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। बिल में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को असली ताकत दी गई है। बात रखनी है, ये अधिनियम जो नया बना है ये केवल मनरेगा का नाम बदलना ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की फिर से पुनर्संरचना करना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत हों, ग्राम इकाइयां मजबूत हों और ये ग्राम सेंट्रिक योजना बने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इस अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को विकसित गांवों के माध्यम से साकार करने की ठोस कानूनी व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। यह अधिनियम राहत आधारित योजना नहीं है बल्कि विकास आधारित गारंटी प्रदान करेगा। अब ग्रामीण परिवारों को जो ऐतिहासिक रूप से इसमें सुधार हुआ है, अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन कानूनी रोजगार का अधिकार मिलेगा, जो पहले से 25% ज्यादा होगा। 15 दिन में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य होगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी भी कानूनन तय होंगे। अगर ये धनराशि जो वहां पर काम करने वाले हैं उसमें अगर कोई देरी होती है तो उस विलंब का भी सरकार के द्वारा इस प्रावधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसकी भरपाई की, यानी कि जो भी देरी होगी वेतन भुगतान साप्ताहिक होगा और देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और इसमें किसान हितों की भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। खेती की बुआई कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम कानूनी रूप से रोके जा सकेंगे, इससे किसानों की जो मजदूरी की कमी नहीं होगी, खेती की लागत नहीं बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। स्पष्ट है कि यह अधिनियम किसान विरोधी नहीं है, जैसा इसके बारे में जिनको केवल विरोध करना है वो कह रहे हैं, बल्कि किसानों के प्रति ये बहुत संवेदनशील अधिनियम है। और इसमें मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा कि ग्राम पंचायतों को और ग्राम सभाओं को असली ताकत प्रदान की गई है और इस योजना में कोई काम थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि ग्राम सभा जो तय करेगी कि हमारे गांव में कौन से काम होने हैं, हमारी ग्राम पंचायत में किन योजनाओं पर धनराशि दी जानी है, उन्हीं योजनाओं के लिए धनराशि बनेगी। गांव की प्राथमिकताएं क्या होंगी, कौन से काम प्राथमिक होंगे, और ये सारी की सारी तय करने की जिम्मेदारी अब ग्राम सभाओं की होगी। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के ग्राम मेहूवाला लाबाडी में पुल निर्माण के बाद सर्विस रोड सक्रिय हो गई और जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व GNVN उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि नहर के किनारे चौड़ी रोड अब सिर्फ 7 से 8 फीट रह गई है, जिससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। नेगी ने मौके पर ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता शर्मा और अधिशासी अभियंता तिवारी से बातचीत की। ग्रामीणों की समस्या का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया और नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों ने समस्या का समाधान जल्द ही निकालने का आश्वासन दिया और नेगी ने चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो कार्यालय में जाकर मामला उठाया जाएगा। पुल बनाया है, मेवाला अंबाड़ी वाला पुल इतनी गैर जिम्मेदारी से बनाया है, आप समझ सकते हैं। जो सर्विस रोड है वो इतनी संकरी कर दी है। इसका जो कोना है जो मैंने अभी आपको दिखाया पूरा ये सारा का सारा बाधा बनने का कारण है। कहाँ 30-35 फीट की चौड़ी रोड और कहाँ 6-7 फीट इन्होंने जो उसमें एक जहाँ से कनेक्टिंग होगा वो बहुत
पता नहीं क्या गैर जिम्मेदाराना अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और इस बात को लेकर के मेरी बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी है। अगर इन लोगों ने इस पर जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो फिर जनसंघर्ष मोर्चा के ताप से ये बच नहीं सकते। अभी मेरी उनसे बात हो गई है, एसओटी हैं प्रमुख अभियंता PWD के शर्मा जी, उन्होंने मुझे कह दिया कि मैं भी उनको एक्शन को बोल रहा हूँ। एक्शन को ही मैंने बता दिया कि हिसाब जल्दी से जल्दी करा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो मुझे ऑफिस में आके सही करना पड़े। इसलिए हमारा यही कहना है अधिकारियों से कि अगर जनसंघर्ष मोर्चा के ताप से बचना चाहते हैं तो काम दुरुस्त करें, ये सरकारी पैसे की बर्बादी ना करें। पूरा पूरा सरकारी पैसा बर्बाद हो रहा, बताइए जनता कहाँ जाएगी? अगर किसी ने कोई ट्रक लाना है वो ला नहीं सकते, ऐसे हालात कर दिए। तो इसलिए अभी हमने इनको चेतावनी दे दी है। अभी हम 2-4 दिन बाद देखेंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम इलाज करना भी जानते हैं। तो वही धार्मिक नगरी हरिद्वार में आज कड़ाके की ठंड और घना कोहरा देखा गया। NH 58 पर दृश्यता यानी विजिबिलिटी 20 मीटर से कम होने से दिल्ली हरिद्वार और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर वाहन धीरे चल रहे हैं। ड्राइवरों को फॉग लाइट और इंडिकेटर के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। हर की पैड़ी और अन्य गंगा घाट सुबह से कोहरे से ढके हुए हैं और ठंड के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम होती जा रही है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन ने प्रमुख चौराहों और रैन बसेरों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 48 घंटों तक कोहरे का प्रभाव बना रहेगा, इसलिए सावधानी बरतें। तो वहीं देहरादून में लंबे समय बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर वापसी की। उनकी पोस्ट के बाद अंकिता हत्या कांड और पुराने मुकदमों में नया जो है वो सन्नाटा जो वो टूटा है। पुलिस और SIT उनकी लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई थी। उर्मिला ने पोस्ट में कहा कि वो SIT के सामने पेश होने को तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो जांच की दिशा बदल सकते हैं। यदि ये सबूत प्रमाणित हुए तो किसी बड़े VIP का पर्दाफाश हो सकता है। पोस्ट के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और सबकी नजर SIT की अगली कार्रवाई पर है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां BJP के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने डालवाला थाने में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप यह लगाया गया है कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो साझा कर दुष्यंत गौतम की छवि को नुकसान पहुंचाने और दंगे भड़काने की साजिश रची। अपनी शिकायत में दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी का भी नाम लिया और इसे व्यवस्थित तरीके से आपराधिक साजिश बताया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला राजनीतिक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से भ्रामक वीडियो फैलाने पर अब ये मामला जांच की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए और ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि BJP के पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर जो है वो अपने आप को उनकी पत्नी बताती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की, जो लाइव किए फेसबुक पर, उसके जरिए उन्होंने ये आरोप लगाया जी कि चूंकि अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है उसमें VIP का नाम जोड़ा जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है वही वो VIP है और इसीलिए उनका नाम पाने के लिए सरकार ने CBI जांच नहीं करवाई। इस तरह की बात उन्होंने वहां कही है और ये भी कहा है कि वो चूंकि चाहती हैं कि इसकी CBI से जांच हो। क्योंकि पूरा जो मामला है ये 2 लोगों बातचीत के बीच का है और उसको उर्मिला सनावर ने रिपोर्ट किया और बाद में जब इन लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ तो ये मामला उन्होंने फेसबुक के जरिए और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके जरिए ये सार्वजनिक की। अब सरकार की ओर से क्योंकि इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, दुष्यंत गौतम ने पहले उत्तराखंड के DGP से भी बातचीत की, उनको भी एक लेटर भेजा। उसके बाद से उन्होंने देहरादून के टालनवाला थाने में मुकदमा भी इन दोनों लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है। अब उस पर भी जांच हो रही है और क्योंकि इस पूरे मामले में जो 3 लोग आरोपी थे अंकिता भंडारी हत्याकांड में, उनको आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। तो अब
ये जो मामला है काफी दिनों बाद बाहर निकल करके आया है और ऐसे में शिवम आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा बिल्कुल विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं। बिल्कुल अजय जी, सवाल भी वही है कि अगर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो एक तो समझ में आ जाता है कि भाई इस मामले को तूल पकड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अंग्रेजी की कहावत है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो बिना आग का धुआं तो उठता नहीं है। और अगर सब कुछ अच्छा है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच की मांग करा के विपक्ष को चुप करा देना चाहिए कि लो भैया जांच कर दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन यहां तो मामला खींचातानी में लगा हुआ है ना, कि मतलब वो दिस बोल रहे हैं तो उधर दैट आ रहा है, इधर ही तो उधर शी, ये मामला इसी के बीच में तो रह गया है। अजय जी, क्या इस मामले को सीबीआई जांच के हवाले करके इस मामले को कंप्लीटली शांत कर देना चाहिए या फिर यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा? शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। उस समय विपक्ष के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अंकिता के माता पिता भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उस समय एसआईटी की जांच हुई और एसआईटी की जांच में इन लोगों के खिलाफ जो 3 आरोपी रहे हैं, इनके खिलाफ कई तथ्य सामने आए और उसके बाद से अदालत में कार्रवाई हुई। सरकार ने अपने स्तर से पैरवी की और इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। अब चूंकि लगातार विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये मांग की जा रही थी कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जब मीडिया से जब वो रूबरू हुए, बातचीत की उन्होंने, तो ये जरूर कहा है कि वो अंकिता के माता पिता से खुद मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि न्यायालय की ओर से जो कार्रवाई हुई है, पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हुई है, उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। अगर वो चाहेंगे विधि सम्मत जो भी कार्रवाई के लिए वो मांग करेंगे, वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरू से ही जब सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, उस वक्त सीबीआई जांच क्यों नहीं की गई, इसको लेकर के ही विपक्ष की ओर से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जब एक बेटी की हत्या होती है, एक परिवार जो आर्थिकी जिसकी बहुत अच्छी नहीं है, 19 साल की अपनी बेटी को कहीं काम करने के लिए भेजते हैं, लोग चाहते हैं कि जहां उनकी बेटी। अजय जी, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं या जो परिवार के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो और ये कांग्रेस के इस विरोध का वो मतलब जो प्रदर्शन चल रहा है सरकार के प्रति उसका समर्थन कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस वो वाली कहावत पे चल रही है कि तू कौन मैं खा में खा? देखिए, अभी फिलहाल अंकिता भंडारी के माता पिता इस समय किसी रोल में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने पहले जरूर सीबीआई जांच को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल तक की। प्रशासन की ओर से उनको मनाया गया, उनको समझाया गया कि ऐसी जांच हो रही है। और अब क्योंकि अब कांग्रेस की ओर से भी, विपक्ष की ओर से भी, जो तमाम अन्य दल है और जो लोग हैं बुद्धिजीवी वर्ग के, वो लोग मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। क्योंकि जब ये मामला खुला था, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात सामने आई थी, उसी समय ये बात आई थी कि कोई ऐसा वीवीआईपी है जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अंकिता भंडारी ने उस समय मना कर दिया था और एक होटल में वो काम कर रही थी, इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह की बात कही जा रही है और तब से लेकर के आज तक यही बात बार बार सभी लोग, विपक्ष के लोग दोहरा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने अपने स्तर से एक ठोस पहल की, जांच करवाई गई और जांच में जो लोग भी सामने आए उनके खिलाफ अदालत में पैरवी की गई और अदालत ने उनके खिलाफ सख्त निर्णय किया है। आजीवन कारावास तक की व्यवस्था अदालत ने उनके लिए की है। लेकिन अब क्योंकि नए सिरे से ये मामला अब खुलकर के सामने आया है, तो ये समझिए नहीं तो अजय जी आज यही जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, इसी को लेकर तो आज ये अनुमानित था भाई, लोग अनुमान लगा रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पुष्कर सिंह धामी जी, और शायद वो सीबीआई जांच का जो ग्रीन सिग्नल है वो दे दे। लेकिन वो तो वीबी जी राम जी पर बोलकर वो निकल गए। अब ये मामला फिर इधर में फंस गया कि भाई सीबीआई जांच की मांग हो नहीं रही है और इधर विपक्ष कोई जिला नहीं छोड़ रहा है, कोई गली नहीं छोड़ रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो ये तू में कब तक चलता रहेगा? देखिए, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामला है, एक बेटी से जुड़ा हुआ मामला है, एक महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है और पूरे प्रदेश में
एक तरह से कहें तो आग धधक रही है। बिल्कुल। शुरुआत में भी, उस समय भी जब घटना हुई थी तो गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक सभी जगहों पर इस तरह की चीजें सामने आई थी, और इस समय भी सभी लोग एकजुट होकर के यही मांग कर रहे हैं कि उस बेटी को न्याय मिले। उसकी आत्मा की शांति तभी होगी जब उसको न्याय मिलेगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति रहे, कौन से ऐसे लोग रहे जिनकी वजह से उसकी हत्या की गई, उसको मारा गया, इतनी कम उम्र में उसको इतनी बड़ी दुखद उसके परिवार को घटना दे दी गई। तो ये बड़ा जो मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन जब शुरुआत से ही वीआईपी को लेकर के, वीआईपी नाम को लेकर के बात चल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री जो थे प्रदेश के, उनका नाम आया था कि उनको लेकर के ये बात थी। अब चूंकि प्रदेश प्रभारी का भी नाम आ रहा है, हाँ। तो ये बड़ा सवाल यही है कि वीवीआईपी जिसको लेकर के हंगामा हो रहा था शुरू में, अब उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की आपस की जो बातचीत की रिकॉर्डिंग जो हुई है, वो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो रही है, और उस रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर ने स्वीकार किया है और ये बताया है कि अंकिता भंडारी की हत्या किसकी वजह से हुई, कौन वीआईपी था, उसके नाम का उन्होंने खुलासा किया है। अब सरकार की ओर से कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, उस आवाज की जांच की जाएगी, उन लोगों से पूछताछ की जाएगी, और वो लोग कहाँ हैं, किन किन जगहों पर हैं, उनके लिए छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन वो लोग खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, न आकर के वो कोई अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रख रहे हैं, ताकि वो अगर सरकार के सामने रखें, पुलिस प्रशासन के सामने अपनी बात रखें, तो उस बात के आधार पर आगे की जांच हो, और जांच से जो लोग भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए उनको सजा दी जाए। तो कुल मिलाकर के इस समय बहुत ही गंभीर मामला उत्तराखंड के लिए है, और क्योंकि दुष्यंत गौतम बड़े नेता है, भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी के बिल्कुल, बिल्कुल। राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और उसके साथ साथ प्रदेश प्रभारी हैं, दिल्ली के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऐसे में उनका नाम सामने आना वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद है। जवाब दिए होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी, और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो सामने खुल करके आकर के यही बता रहे हैं कि इसमें दुष्यंत गौतम की कोई संलिप्तता नहीं है। दुष्यंत गौतम ने जो देहरादून के डालरवाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, यही तो सवाल खड़ा हो रहा है बार बार कि भाई अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सीबीआई जांच कराने में दिक्कत क्या है, और अगर गलत है तो फिर वीआईपी का नाम सामने लाकर उसको सजा दिलाने में क्या दिक्कत है। मतलब चिट भी तेरी पट भी तेरी, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब गइयो गाभिन बरदो गाभिन, ऐसा दोनों तरफ नहीं चल सकता है, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ, मतलब बीच का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। फिलहाल अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में एसटीएफ ने साल 2025 में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, और जिसको लेकर इस पूरा मामला 2025 का मामला था, जिसको लेकर अब 26 में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर एसटीएफ के आईजी ने नीलेश आनंद जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि जनवरी से दिसंबर 2025 तक अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी रही है, और यह सिलसिला लगातार 2026 में भी चल रहा है। और इस दौरान संगठित अपराध, इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, शस्त्र और नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली दवाओं का अवैध कारोबार, साइबर अपराध, वन्यजीव तस्करी समेत तमाम गंभीर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। आईजी ने कहा कि एसटीएफ टीमों ने देश के विभिन्न राज्यों में 18 इनामी और लंबे समय से फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें जनपद चमोली में हत्या के मामले में 25 साल से फरार 2 लाख रुपए के इनामी अभियुक्त सुरेश शर्मा की गिरफ्तारी उल्लेखनीय है, और इसके अलावा 26 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उत्तराखंड एसटीएफ की अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की सक्रियता को दर्शाता है। तो इसमें जो है हम लोग उत्तराखंड में जो 2025 हमारा जो साल गया है, इसमें हमने जो है एसटीएफ में जो है कुछ बड़ी उपलब्धियां जो 2025 की रही। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो हमारे स्टेट के जो 2 मेन, एक तो वाल्मीकि गैंग है जिसमें 2-3 मुख्य जो है वो गिरफ्तारियां की गई, जिसमें जो है मनीष उर्फ बॉलर था, और उसके बाद हसन जैदी है, शेर सिंह है। तो इन लोगों की जो है वाल्मीकि गैंग में कुछ गिरफ्तारी हुई। फिर चीनू पंडित गैंग है, इसमें 2 शूटरों को असलाहों के साथ गिरफ्तार किया गया, 2 शूटर, जिसमें जो है शूटरों से जो है 3 पिस्तल, 1 तमंचा, 12 कारतूस भी बरामद किए गए। तो चीनू पंडित गैंग और जो है ये वाल्मीकि गैंग, इस पे एक कार्रवाई हमारी अच्छी हुई। उसके बाद जो
राज्य में जो असलाव का है ये भी इस पे एक अच्छी कार्रवाई असलाव के क्षेत्र में हुई, जिसमें लगभग 20 पिस्तल जो कि जो है ये जर्रे के जो पिस्तल होते हैं JNK पाकिस्तान इस एरिया से आते हैं, तो इसमें 20 पिस्तल और जो है 2 तमंचे, इसके अलावा जो है 24 मैगजीन और 63 जो है जिंदा कारतूस, ये सब रिकवरियां जो है राज्य में की गई। तो इसमें वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 जनवरी से 13 जनवरी तक रुद्रनाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस महोत्सव के दौरान उत्तराखंड पुलिस प्रतिदिन सुबह योग कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें एसपी अक्षय प्रहलाद कोंडे ने सभी लोगों से भाग लेने और स्वास्थ्य के प्रति लाभ उठाने की अपील की है। रुद्रनाथ महोत्सव उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है ये पूरा, जिसमें स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां, झांकियां और पांडवाज ग्रुप के कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा एसपी ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वो योग कार्यक्रम में शामिल होकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। महोत्सव के दौरान सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने का निर्देश दिया ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थराली विधानसभा के नारायणगढ़ में पद यात्रा निकाली और थराली में कैंडल मार्च निकाला और इसका मुख्य उद्देश्य अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई को देने और कथित वायरल ऑडियो में सामने आए वीआईपी की जांच की मांग करना था। पदयात्रा नारायणगढ़ के परखाला तिराहे से नारायणगढ़ बाजार तक चली, जबकि कैंडल मार्च स्टेट बैंक थराली से रामलीला मैदान तक हुआ। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के सामने गणेश घोटियाल ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और सरकार पर वीआईपी को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के हालिया वायरल बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कैंडल मार्च और पदयात्रा में कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद रावत समेत सैकड़ों कांग्रेसी और स्थानीय लोग शामिल रहे। यह प्रदर्शन उत्तराखंड में बढ़ते राजनीतिक दबाव और नागरिकों की मांगों को दर्शाता है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय घोटियाल के नेतृत्व में अंकिता भंडारी को न्याय दो पदयात्रा कार्यक्रम के तहत आज चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा के गोचर से लेकर कर्णप्रयाग और फिर उसके बाद थराली विधानसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ और थराली में यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया। और इस अवसर पर तमाम जितने आज बहुत सारे माताएं, बहनें, कार्यकर्ता लोग दूर दराज गाँवों से इस कार्यक्रम से जुटे और लगातार जैसे कि कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जो अंकिता भंडारी के इस हत्याकांड में जो वीआईपी हैं उनका नाम उजागर हो और उनको सजा मिले और फांसी मिले। इसी के साथ है कि जो नाम सामने आए हैं कि गट्टू भट्टू करके जो नाम एक उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक के धर्मपत्नी उन बातों को कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल से आजकल लगा करके जो 3 दोषियों को पकड़ा है उसका आज तक कोर्ट केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विफल रही है कि वो वीआईपी कौन थी। अभी हाल ही में पता लगा कि वीआईपी का नाम उजागर किया गया। एक महिला द्वारा उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा आपसी वार्तालाप में वीआईपी का नाम लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने के बजाय या तो उनसे वीडियो वालों से कह रहे तुम प्रूफ लाओ या कांग्रेस से कह रहे आप प्रूफ लाओ। प्रूफ तो सरकार को ढूंढना चाहिए। सरकार किस लिए होती है? अगर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रूफ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सबूत नहीं ढूंढ पा रहे, तो उनको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। नेता असल में सत्ता पाकर बेकाबू हो चुके हैं और प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपकर और बेकाबू कर दिया, दोबारा सत्ता सौंप के। इसलिए प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बेकाबू लोगों को अगर सत्ता सौंपेंगे तो इसी प्रकार के स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। एक मंत्री के पति ये कह रहे हैं कि लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं और इस बात के बावजूद ये भी बात सामने आ रही है कि उनकी खुद की 3 शादियां हैं, 3 शादी कर रखी हैं अगले दिन, और 3 शादियों वाला आदमी कह रहा है कि 20-25 हजार में मिल जाती हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण उजागर होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मौका है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को बारीकी से देखें। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि आप कैसे उत्तराखंडी हो कि आप भारतीय जनता पार्टी आपके लिए पहले हो गई और हमारी बेटी, आपकी बेटी आपके लिए बाद में हो गई। तो
तो उत्तराखंड के चकराता विधानसभा क्षेत्र में सरकार जनता के द्वारा अभियान के तहत सुदूरवर्ती इलाकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है और विकासखंड कालसी के पंजुचलानी मिनी स्टेडियम में वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा ग्रामीणों ने स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण और अन्य कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का उद्घाटन प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, जबकि जिलाधिकारी सविन बंसल और अन्य अधिकारी विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करते नजर आए और इस अवसर पर विकास पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया गया। प्रभारी वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए और अधिकारियों को किसी भी जन समस्या को लंबित न रखने के निर्देश दिए गए। ये बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है और उन्हें सरकारी लाभों के साथ समस्याओं का त्वरित समाधान भी मिल रहा है। देखिए, सेटलमेंट जो है बंदोबस्त एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और इसमें जो चीज न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाए उसको न्यायिक प्रक्रिया से ही उसका समाधान तो यहाँ के लोगों का उन्होंने डेमोग्राफी को लेकर बात की कि डेमोग्राफी बदल रही है और ये कहा कि हमारी जगह दे दी गई, तो जिलाधिकारी को इसमें निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी इस पूरे मामले की परीक्षण करके तत्काल शासन को रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि शासन पे इसका परीक्षण कराया जा सके और इसका अनुदान निकाला जा सके। माफी की जब तक आपने बात की है, इस समय तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि काफी समय से माफी यहाँ पे नहीं दी जा रही थी। डीएफओ को सख्त निर्देश दिए गए तो माफी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। कुछ जगह बाकी जो है वहाँ छपान की प्रक्रिया जारी है और छपान की प्रक्रिया पूरी होते हैं वहाँ पर भी माफी की लकड़ियाँ देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। जैसे हमारा जो 45 डेज का एक कैंपेन मोड में कार्यक्रम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका संकल्प है कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, अंतिम छोर के हमारे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, उनको एक्सेस करने में उनको कुछ डिफिकल्टीज ना हो और इसीलिए सारे इसी तरह के एरियाज चयन किए गए हैं हमारे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में। और उसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर जो मल्टीपर्पज कैंप माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं जनपद देहरादून और जो वन मंत्री भी हैं उनकी अध्यक्षता में अभी भी संपादित किया। तो ऋषिकेश के शिवाजी नगर में 1 बीघा वन भूमि पर फिर से कब्जा कर लिया गया है। वन विभाग की नाक के नीचे दिन दहाड़े टीन सेट लगाकर कब्जा करने की वारदात ने इलाके की चिंता को बढ़ा दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हुआ और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए। वन विभाग ने मौके पर टीम भेजकर कब्जाधारियों को चेतावनी दी और कब्जा हटाने के निर्देश दिए। आगे की कार्रवाई में जरूरत पड़ने पर जेसीबी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हरिद्वार में 2027 कुंभ मेला करीब है और तैयारियों ने अब पूरी गति पकड़ ली है और इस बीच दर्जा प्राप्त मंत्री विनय रोहिल्ला की अध्यक्षता में हरिद्वार स्थित सीआर भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुंभ के दौरान देश और विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता और ठहराव जैसी सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिले के विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और मंत्री विनय रोहिल्ला ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उनका उद्देश्य है कि 2027 का कुंभ मेला न सिर्फ सुरक्षित और व्यवस्थित हो बल्कि ऐतिहासिक रूप से यादगार भी बने। प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आने से यह स्पष्ट है कि हरिद्वार प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोपरि मान रहा है। तो ऋषिकेश में भद्रकाली के पास 30 सीटर स्लीपर बस में 120 छात्र छात्राओं और शिक्षकों को लेकर ओवरलोडिंग पकड़ी गई। बस राजस्थान धौलपुर से शैक्षणिक भ्रमण के लिए आई थी। ओवरलोडिंग देख एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने ड्राइवर और कंडक्टर को फटकार लगाई। बस को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया और 22,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। छात्राओं को परिवहन निगम की बस के जरिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन भेजा गया। यह मामला राजस्थान उत्तराखंड बस चेकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। एआरटीओ ने स्वीकार किया कि 800 किलोमीटर के बीच वाहन चेकिंग में लापरवाही हुई थी। कल शाम लगभग 6 बजे हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ ऋषिकेश भद्रकाली रूट पे चेकिंग कर रहे थे, तो उस समय यूपी नंबर की एक बस थी, उसको हमारे द्वारा रोका गया और बस में चेकिंग करने पे हमने ये पाया कि 30 स्लीपर में पास थी वो गाड़ी और उसपे लगभग 120 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 100 के आसपास स्कूली बच्चे थे और 20 उसमें गाड़ी का स्टाफ और टीचर्स थे। तो उस गाड़ी को हम अपने ऑफिस में लेके आए, हमने उस वाहन को कार्यालय में निरुद्ध किया। उसके बाद हमने रोडवेज से संपर्क करा और जो वाहन में छात्र बैठे हुए थे उनके द्वारा अधिकांश ने ये वो अपना कंसेप्ट दिया कि वो ट्रेन के माध्यम से वापस जाना चाह रहे हैं। तो हमने रोडवेज से उस छात्रों को
हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक छुड़वाया था और वहां से वो फिर स्वतंत्र थे, बस से जाएं या रेल से जाएं आगे। देखिए ये अब ये प्रश्न तो है कि इतना बड़ा रूट अगर वाहन ने तय किया, और आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं बसों में आग लगने की बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, और अक्सर जब इतनी ज्यादा क्राउडेड कोई गाड़ी होती है तो दुर्घटना की स्थिति में जनहानि की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हमारा लगातार ये प्रयास है कि जो ओवरलोडिंग है यात्री वाहनों में, उन पर हम लोग अंकुश लगाएं, तो उसी दिशा में कर लीजिए। कल शाम लगभग 6 बजे हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ ऋषिकेश भद्रकाली रूट पे चेकिंग कर रहे थे। तो उस समय यूपी नंबर की एक बस थी, उसको हमारे द्वारा रोका गया और बस में चेकिंग करने पे हमने ये पाया कि 30 स्लीपर में पास थी वो गाड़ी, और उस पे लगभग 120 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 100 के आसपास स्कूली बच्चे थे और 20 उसमें गाड़ी का स्टाफ और टीचर्स थे। तो उस गाड़ी को हम अपने ऑफिस में लेके आए, हमने उस वाहन को कार्यालय में निरुद्ध किया। उसके बाद हमने रोडवेज से संपर्क करा और जो वाहन में छात्र बैठे हुए थे उनके द्वारा अधिकांश ने ये वो अपना कंसेंट दिया कि वो ट्रेन के माध्यम से वापस जाना चाह रहे हैं। तो हमने रोडवेज से उस छात्रों को हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक छुड़वाया था और वहां से वो फिर स्वतंत्र थे, बस से जाएं या रेल से जाएं आगे। देखिए ये अब ये प्रश्न तो है कि इतना बड़ा रूट अगर वाहन ने तय किया, और आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं बसों में आग लगने की बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, और अक्सर जब इतनी ज्यादा क्राउडेड कोई गाड़ी होती है तो दुर्घटना की स्थिति में जनहानि की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हमारा लगातार ये प्रयास है कि जो ओवरलोडिंग है यात्री वाहनों में, उन पर हम लोग अंकुश लगाएं, तो उसी दिशा में कर लीजिए। कल शाम लगभग 6 बजे हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ ऋषिकेश भद्रकाली रूट पे चेकिंग कर रहे थे। तो उस समय यूपी नंबर की एक बस थी, उसको हमारे द्वारा रोका गया और बस में चेकिंग करने पे हमने ये पाया कि 30 स्लीपर में पास थी वो गाड़ी, और उस पे लगभग 120 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 100 के आसपास स्कूली बच्चे थे और 20 उसमें गाड़ी का स्टाफ और टीचर्स थे। तो उस गाड़ी को हम तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बगुड़ा ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पशुपालन विभाग और कौशल विकास सेवायोजन विभाग के चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मंत्री बगुड़ा ने कहा कि अब असली काम शुरू होता है और चयनित कार्मिकों को अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं और कार्यों को गति देने की जिम्मेदारी मिलेगी। और इस मौके पर पशुपालन विभाग के 16 फार्मासिस्ट और सेवायोजन विभाग के 37 फोरमैन अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना के बाद ये पहली बार है जब सेवा योजन विभाग में नए कार्मिकों की भर्ती की गई है, जो सरकार की रोजगार बढ़ाने की नीति का अहम हिस्सा है। मंत्री ने चयनित कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टीम वर्क और सहयोग से ही विभाग की प्रगति सुनिश्चित होगी। पशुपालन विभाग में आज हमने लगभग 16 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो सरकार की सोच है रोजगार उत्पन्न करने की, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, सरकार की नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसी के आज हमने 16 फार्मासिस्ट जो कि बहुत ज़रूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद यही करूंगा कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में, पशुपालन विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और हमारे पशुपालकों को राहत देने में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उसी के साथ साथ आज हमने 37 फोरमैन के पदों पे भी भर्ती करी है अपने सेवायोजन और ITI विभाग में, और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है तब से ये 37 पद जो है हमारे खाली चल रहे थे। पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उनकी भर्ती हुई है और 37 लोगों को उसका लाभ मिला है। विभिन्न जिलों से आपने देखा कि यहाँ पर लोग आए थे जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो जो सरकार की सोच है उसको हम लोग लगातार धरातल पर उतार रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, उनको हम रोजगार से जोड़ रहे हैं। और मुझे बस सारे लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूँ कि जितने लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है कि वो दोनों विभागों को आगे बढ़ाने में वो अपना पूर्ण सहयोग हमको देंगे। मंत्री जी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।